नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खाड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बातचीत करेंगे डिटरमाइनेशन ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ अंडरराइटर्स, अभिगोपकों के दायित्व का निर्धारण। अंशों वर्ण पत्रों का अंडरराइटर द्वारा अभिगोपन किया जाता है। उसकी जिम्मेदारी ली जाती है कि जनता द्वारा अगर अंश मार्केट में परचेज नहीं किए जाते हैं तो मैं उन अंशों को परचेज करूंगा और उसके बदले कंपनी द्वारा उनको एक निश्चित कमीशन दिया जाता है। तो कमीशन हम कितना देंगे इसकी गणना हम किस प्रकार से उस पर करेंगे, उनका दायित्व किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में आज हम आपसे बातचीत करेंगे। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे, क्योंकि इससे संबंधित सवाल आपसे जरूर किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, अभिगोपकों के दायित्व का निर्धारण, डिटरमाइनेशन ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ अंडरराइटर्स। यदि जनता द्वारा अंशों के लिए पूर्ण अभिधान प्राप्त न हो तो अभिगोपकों को अंश क्रय करने होते हैं। यदि जनता द्वारा आपने कंपनी के शेयर मार्केट में परचेज के लिए जारी किए गए और जनता द्वारा कम सब्सक्रिप्शन किया गया, कम शेयर को परचेज किया गया, तो जितना दायित्व आपने निर्धारित किया था अपने लिए उतने शेष अंश आपको क्रय करने होंगे। ऐसी दिशा में उन्हें कितने अंश लेने होंगे, इस दायित्व का निर्धारण ही अभिगोपकों का दायित्व कहा जाता है। कि आपको इतने शेष अंश कितने लेने होंगे, इसके दायित्व का निर्धारण करना ही अभिगोपकों का दायित्व कहा जाता है। ये अनुबंध की शर्तों व प्रकृति पर निर्भर करता है और इसके संबंध में मुख्यतः दो परिस्थितियां हो सकती है। नंबर 1 कि केवल एक अभिगोपक होने पर पूर्ण अभिगोपन की दशा में उसे शेष अंश लेने होंगे। यदि एक ही अभिगोपक है, नंबर ऑफ पर्सन एक है, तो उसे पूर्ण अभिगोपन की दशा में उसे शेष अंश लेने होंगे। और यदि फर्म अभिगोपन वाले अंश अभिगोपन अनुबंध में शामिल न हो तो उसे शेष अंशों के अतिरिक्त फर्म अभिगोपन वाले अंश भी लेने होंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि फर्म अभिगोपन वाले अंश भी उसको साथ लेने होंगे। आंशिक अभिगोपन की दशा में यह माना जाएगा कि कुल अभिधान में से अंडरराइटर द्वारा उतने अंशों के लिए अभिधान प्राप्त हुआ है जिस अनुपात में उन्होंने अभिगोपन अनुबंध किया है और तदनुसार शेष अंश उसे लेने होंगे। सिंपल सी परिभाषा है कि जैसे 10,000 अंश को क्रय कराने का उसने अभिगोपन किया है और जनता द्वारा केवल 2,000 ही अंश क्रय किए गए, तो 8,000 जो शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स है, वो उसका दायित्व होगा। सिंपल परिभाषा है एक ही अभिगोपक होने पर। अब सेकंड कंडीशन है कि एक से ज्यादा अंडरराइटर होने पर, एक से ज्यादा अभिगोपक होने पर, इस दशा में प्रत्येक अभिगोपक अपने आवेदन पत्र पर एक सील लगा देता है जिसको मोहर बोलते हैं, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि किस अंडरराइटर द्वारा कितने अंशों के लिए आवेदन किया गया था। और ऐसे आवेदन पत्रों को चिन्हित आवेदन पत्र कहते हैं। तो आपके लिए 2 नंबर का प्रश्न हो गया है कि चिन्हित आवेदन पत्र किसे कहते हैं। कि एक से अधिक अभिगोपक होने पर प्रत्येक अभिगोपक द्वारा अपने आवेदन पत्र पर एक सील लगा देते हैं जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस अभिगोपक द्वारा कितने अंशों के लिए आवेदन किया गया है। और ऐसे आवेदन पत्रों को चिन्हित आवेदन पत्र कहते हैं। और शेष किसी आवेदन पर ऐसी मोहर अथवा चिन्ह हो तो उसे हम कहते हैं अचिन्हित आवेदन पत्र। तो 2 प्रकार के, चिन्हित और अचिन्हित।
किस अंडरराइटर का कितना दायित्व है, इसको ज्ञात करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ग्रोस लायबिलिटीज, सकल दायित्व। सर्वप्रथम एक तालिका में सभी अंडरराइटर्स के नाम व अनुबंध के अनुसार सब्सक्राइब्ड अंशों की संख्या अलग अलग कॉलम में लिख दी जाती है, और अंतिम जो कॉलम होगा उसमें हम कुल अंश लिख देते हैं। अनुबंध की जो शर्त है कि ए द्वारा कितने लिए गए, बी द्वारा कितने लिए गए और सी द्वारा कितने लिए गए, और टोटल कॉलम में टोटल कर देते हैं। ये हो गया उनका सकल दायित्व है। चिन्हित अंशों को घटाना, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो सबसे पहले डिडक्ट मार्क्ड एप्लीकेशन, सकल जो दायित्व हमने निर्धारित कर दिया है उसमें से प्रत्येक अंडरराइटर द्वारा प्राप्त किए गए चिन्हित, कौन से अंश, चिन्हित अर्थात अभिगोपक के नाम से जारी अंशों को घटा दिया जाता है। सिंपल है कि सकल दायित्व में से प्रत्येक अभिगोपक द्वारा प्राप्त किए गए चिन्हित अंशों अर्थात अभिगोपक के नाम से जारी को घटा दिया जाता है। यदि कोई भी अचिन्हित आवेदन प्राप्त न हो तो शेष अंशों को अभिगोपक का दायित्व कहा जाएगा। यदि कोई अचिन्हित नहीं है तो चिन्हित घटा देने के बाद जो शेष बचेगा उसको हम अभिगोपकों का दायित्व लायबिलिटीज उसको मान सकते हैं। परंतु अचिन्हित अंशों की दिशा में ऐसे अंशों का लाभ सभी अभिगोपकों को दिया जाएगा। यदि अचिन्हित है तो क्या करेंगे, अब हम डिडक्ट अनमार्क्ड एप्लीकेशन, यदि अनुबंध में स्पष्ट दिया गया है कि अचिन्हित अंशों अर्थात सब्सक्राइबर के नाम के बगैर निर्गमित, उनमें किसी का नाम नहीं लिखा होता है, उसे हम अचिन्हित कहते हैं, का लाभ सबको समान या किसी विशेष अनुपात में दिया जाएगा तो उसी अनुपात में अचिन्हित अंशों को घटा दिया जाएगा। अनुबंध की शर्तों में साफ दिया होगा कि चिन्हित के अतिरिक्त अचिन्हित आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उसको हम इस अनुपात में उसको डिवाइड करेंगे और उसी अनुपात में उसको घटा दिया जाएगा। यदि प्रश्न में ध्यान करने वाली बात है, इस संबंध में कोई सूचना दी गई है तो क्या करेंगे, अचिन्हित अंशों को सकल दायित्व के अनुपात में घटाया जाएगा। सबसे पहले जो हमने सकल दायित्व निर्धारित किया था उस दायित्व के अनुपात में घटा दिया जाएगा। जैसे ए ने 5,000, बी ने 10,000 और सी ने 15,000, तो 5, 10 और 15 के अनुपात में अचिन्हित को घटा दिया जाएगा। यदि किसी अंडरराइटर्स के चिन्हित अंश सकल दायित्व से अधिक हो तो उसे अचिन्हित अंशों का लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि किसी अंडरराइटर का चिन्हित अंश सकल दायित्व से अधिक है, सकल दायित्व जितना है उससे अधिक चिन्हित हो गए तो उसको अचिन्हित का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऋणात्मक शेष होने पर यदि चिन्हित और अचिन्हित घटाने के बाद किसी अंडरराइटर का दायित्व है वो ऋणात्मक आ जाता है तो उसके ऋणात्मक शेष के बराबर अंश अंडरराइटरों में अनुबंध की शर्तों के अनुसार घटा दिए जाएंगे। यदि ए का ऋणात्मक आ गया है तो ऋणात्मक जो शेष है वो सभी अंडरराइटरों में अनुबंध की शर्तों के अनुसार घटा दिया जाएगा। इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं होने पर ऋणात्मक शेष के बराबर अंश दूसरे अंडरराइटर के दायित्व में से सकल दायित्व के अनुपात में घटाए जाएंगे। अगर स्पष्ट सूचना दी गई है तो सिंपल बात यह है कि आपको सकल दायित्व के अनुपात में ही घटाए जाएंगे ऋणात्मक शेष होने पर। पुनः ऋणात्मक शेष होने पर एक बार घटाने के बाद दूसरे का ऋणात्मक शेष आ जाता है। यदि एक बार ऋणात्मक शेष का लाभ देने के पश्चात किसी अंडरराइटर के शेष अंश ऋणात्मक हो जाते हैं तो उपरोक्त प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएगी। शेष जिसकी शेष है उसको नहीं घटाया जाएगा और जिनके शेष अभी प्लस में चल रहे हैं उनको घटा दिए जाएंगे। तो ये प्रक्रिया फिर दोहराई जाएगी और यदि अंत में एक ही अंडरराइटर का शेष धनात्मक रह जाएगा तो सारे ऋणात्मक शेष का लाभ ऐसे अंडरराइटर को दे दिया जाएगा। यदि एक अंडरराइटर है उसका शेष ही धनात्मक है तो सारे ऋणात्मक शेष का लाभ ऐसे अंडरराइटर को दिया जाएगा। अब आता है नेट लायबिलिटीज।
तो अंत में शेष अंश प्रत्येक अंडर राइटर का क्या होगा, नेट लाइबिलिटीज होगा।